हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे होंगे। मैं भी एकदम फिट एंड फाइन। आज का टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर होने वाला है। इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने आपको टाइप्स ऑफ फ्लावर बताया था कि फ्लावर दो तरह के होते हैं। एक हमारा सेक्सुअल फ्लावर था, एक हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर था, एक हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर था। यानी फ्लावर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर और एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर। हमने आपको बताया था कि बाइसेक्सुअल फ्लावर उन फ्लावर्स को कहते हैं जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में होगा। अगर किसी एक फ्लावर में दोनों ऑर्गन होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर उन फ्लावर्स को बोलते हैं जिनमें या तो मेल वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या तो फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी प्लांट में कई सारे फ्लावर्स होते हैं, उन सारे फ्लावर्स में कुछ फ्लावर्स ऐसे होंगे जिनमें मेल वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा और उसी प्लांट में कुछ फ्लावर्स ऐसे होंगे जिनमें फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। So this is all about types of flower that we have discussed in our last class. Today we are going to discuss that is a structure of flower. So let us move ahead. And this is the structure of flower. As you चलिए हम इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहले हम फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को समझेंगे और जानेंगे, और उसके बाद हम हर एक पार्ट को डिटेल में समझेंगे और ये भी देखेंगे कि फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। यानी प्लांट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे प्लांट में कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि लीव्स होता है, स्टेम, रूट, फ्लावर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लीव्स में क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस होता है। तो प्लांट के किस पार्ट में रिप्रोडक्शन होता है? तो प्लांट के फ्लावर में ही रिप्रोडक्शन होता है। तो फ्लावर में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इस चीज को हम इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, यानी फ्लावर में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इस चीज को जानने से पहले हम पहले समझेंगे कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट का क्या रिप्रोडक्शन में रोल, यानी हर एक पार्ट रिप्रोडक्शन में किस तरह वो अपना इंपॉर्टेंस रखता है। इस चीज को हम आज जानेंगे। तो जो पहला पार्ट है दैट इज पेडिसिल। दिस इज पेडिसिल। तो पेडिसिल क्या होता है? तो द स्टॉक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसिल। जब आप फ्लावर को तोड़ते हैं तो जहां पर आप पकड़ते हैं, फ्लावर को पकड़ के रखते हैं अपने हाथों में, तो वो जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड पेडिसिल। पेडिसिल is how you can define pedicel। तो the stalk of फ्लावर का जो स्टॉक होता है उसको हम पेडिसिल कहते हैं। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं, फिगर जहां से आप जैसे मान लिया फूल तोड़ने जाते हैं, तो फूल को आप कहां से पकड़ते हैं? पेडिसिल को ही पकड़ते हैं ना। तो जहां पर आप फूल को पकड़ते हैं दैट इज पेडिसिल। पेडिसिल क्या होता है? जैसे जैसे पेडिसिल ऊपर की ओर, जैसे आप ऊपर की ओर बढ़िएगा तो पेडिसिल ऊपर जाकर क्या हो जाता है? फूल जाता है। पेडिसिल ऊपर जाके फूल जाता है और इस फूले हुए पार्ट को हम क्या कहते हैं? थैलेमस। क्या कहते हैं? थैलेमस। So the swollen part of the pedicel is called thalamus. First part is pedicel, the stalk of the flower is called pedicel, and the second part is thalamus, swollen part of pedicel. Pedicel ऊपर जाके क्या हो जाता है? फूल जाता है और इस फूले हुए पार्ट को क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। Now flower has four main parts। कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जिनमें ये लिखे होते हैं फ्लावर हैज 4 मेन पार्ट्स, और कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जिनमें लिखा होता है फ्लावर हैज 4 मेन होल्स। तो पार्ट्स और होल्स बोथ आर सेम, इस दोनों का मीनिंग सेम होता है।
तो फ्लावर में कितने मेन पार्ट्स होते हैं? तो 4 मेन पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं इस चीज को जानते हैं, इस चीज को हम। तो जो पहला पार्ट है दैट इज कैलिक्स। पहला पार्ट क्या है? कैलिक्स। दिस इज अवर कैलिक्स, दिस इज अवर कैलिक्स। और सेकंड पार्ट क्या है? क्रोला। हम इस हर एक पार्ट को हम डिटेल में समझेंगे। अभी आपको नाम ही याद रखना है कि जो पहला पार्ट है दैट इज कैलिक्स, जो सेकंड पार्ट है क्रोला, जो थर्ड पार्ट है दैट इज एंड्रोसियम, दैट इज एंड्रोसियम, और जो फोर्थ पार्ट है दैट इज गाइनोसियम, गाइनोसियम। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग सभी के लिए, काफी एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कि calyx, this is not point that you have to remember, which can be asked in your in a competitive examination. Therefore there is need to remember this important point. Calyx and corolla are non-essential parts of flower because they do not directly participate in reproduction. जब आप फ्लावर में जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आप समझ जाइएगा कि रिप्रोडक्शन, फ्लावर में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो उसके बाद इस पॉइंट को आप बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ जाइएगा। तो जो कैलिक्स और जो क्रोला होता है, अभी हम बताएंगे आपको कैलिक्स और क्रोला क्या होता है। कैलिक्स और क्रोला और नॉन इसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर का जो कैलिक्स होता है और जो क्रोला होता है इसको नॉन इसेंशियल पार्ट कहा जाता है। फ्लावर के नॉन इसेंशियल पार्ट होते हैं क्योंकि बिकॉज दे डू नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में दोनों पार्ट रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता है, हालांकि ऑल्दो इनडायरेक्टली करता है लेकिन डायरेक्टली नहीं करता है। इसीलिए ये दोनों पार्ट्स को, फ्लावर के इन दोनों पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? नॉन इसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर कहते हैं। तो एग्जामिनेशन में एग्जामिनर पूछ सकता है कि फ्लावर को वो कौन सा पार्ट है जिसको नॉन इसेंशियल पार्ट कहा जाता है। तो कैलिक्स और क्रोला को क्या कहा जाता है? नॉन इसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर कहा जाता है। जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं नीचे की ओर, आपको भी हम दिखाते हैं। एक फ्लावर है हमारे पास, ठीक है। ऐसा आप लोग फ्लावर कहीं ना कहीं आप लोग देखे होंगे। हर 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 हर, हर एक कोई फ्लावर को अपने डेली लाइफ में देखता है। तो दिस इज कैलिक्स, दिस इज कैलिक्स। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ग्रीन वाला, इस ग्रीन पार्ट को क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं, ठीक है। ये जो कलरफुल पार्ट है, दिस इज कलरफुल पार्ट, इस कलरफुल पार्ट को हम क्या कहते हैं? क्रोला। ये जो ग्रीन पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? कैलिक्स। ये जो फूला हुआ पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? थैलमस। ये जो डंडी है, ये जो जिसके थ्रू ये अपने ब्रांच से क्या है? अटैच्ड है, इसको क्या कहते हैं? पेडिसिल। दिस इज पेडिसिल। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, पेडिसिल आपने समझा, कैलिक्स आपने समझा। ये जो ग्रीन पार्ट है, इस ग्रीन पार्ट को कैलिक्स कहते हैं। इस डंडी को, इसको क्या कहते हैं? पेडिसिल कहते हैं। इस फूले हुए पार्ट को थैलमस कहते हैं और इस कलरफुल पार्ट को क्रोला कहते हैं, ठीक है। ये जो कैलिक्स है, ये जो कैलिक्स और ये जो क्रोला है, फ्लावर के दो नॉन इसेंशियल पार्ट होते हैं क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, कैलिक्स एंड क्रोला और नॉन इसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। अब हम वन बाय वन फोर मेन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर समझेंगे कि कैलिक्स क्या होता है, क्रोला क्या होता है, एंड्रोसियम क्या होता है, गाइनोसियम क्या होता है। देन आफ्टर हम समझेंगे कि फ्लावर में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो चलिए, जो फर्स्ट पार्ट है फ्लावर का दैट इज कैलिक्स, दैट इज कैलिक्स। तो कैलिक्स को कैसे डिफाइन कीजिएगा? तो कैलिक्स is the outermost part of flower which protects the internal parts of flower when flower is in bud condition. कैलिक्स जो होता है, कैलिक्स फ्लावर का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, सबसे बाहरी वाला पार्ट। फ्लावर का
सबसे बाहरी वाला पार्ट जो होता है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये जो कैलिक्स है ये फ्लावर का सबसे बाहरी पार्ट है। इस बाहरी पार्ट को कैलिक्स कहते हैं। जो करता क्या है, फ्लावर के इंटरनल पार्ट्स को, इस फ्लावर के अंदर जो भी इंटरनल पार्ट्स है, जो इंटरनल ऑर्गन्स है, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित करता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? तो कैलिक्स। तो कैलिक्स इज द outermost part of the flower which protects the internal parts या internal organs of the flower when flower is in bud condition। जब फ्लावर बर्ड कंडीशन में होता है, ये जो फ्लावर है किस कंडीशन में है अभी? बर्ड कंडीशन में है। अभी किस कंडीशन में है? बर्ड कंडीशन में है। तो जब फ्लावर बर्ड कंडीशन में होता है तो कैलिक्स क्या करता है? कैलिक्स इंटरनल पार्ट्स यानी इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कैलिक्स ठीक है। नोट में क्या लिखा हुआ है? इट इज यूजुअली ग्रीन इन कलर। इट इज यूजुअली ग्रीन इन कलर्स। अक्सर ये कैसा होता है? हरा। इसका कलर कैसा होता है? हरा। समटाइम्स इट मे बी कलर्ड। कुछ टाइम क्या होता है, एक डिफरेंट कलर भी, डिफरेंट कलर का भी हो सकता है, लेकिन जनरली एक ग्रीन कलर का ही होता है हमारा जो कैलिक्स है। ठीक है। सेकंड, इसमें ही एक पॉइंट है, द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल। अब देखिए ये जो कैलिक्स है, एक कैलिक्स, दो कैलिक्स, इसी प्रकार तीन कैलिक्स, इसी प्रकार फोर कैलिक्स। ये सारे कैलिक्स क्या है? अलग अलग हैं, ये फ्यूज नहीं है, अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कैलिक्स है, सारे के सारे कैलिक्स क्या है? फ्यूज्ड हैं। अब एक को, इसको अगर एक को आप अलग कीजिएगा तो सब अलग हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप एक को अलग कर सकते हैं तो अगला जो कैलिक्स होगा वो अलग नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे कैलिक्स क्या है? अलग अलग है। यहाँ पर सारे के सारे कैलिक्स हैं फ्यूज्ड हैं। ठीक है। एक इंडिविजुअल पार्ट को, एक इंडिविजुअल यूनिट को हम क्या कहते हैं? सेपल। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कैलिक्स के इंडिविजुअल यूनिट को क्या कहा जाता है? तो कैलिक्स के इंडिविजुअल यूनिट को सेपल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेपल। दिस इज अवर सेपल। ठीक है। अक्सर जनरली ग्रीन कलर का होता है, लेकिन समटाइम्स इट मे बी कलर्ड, डिफरेंट कलर का हो सकता है। ठीक है। जो सेकंड पार्ट है हमारा, दैट इज कोरोला। इट इज द सेकंड मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर which is bright in color, due to which pollinators like birds, insect attract towards it। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि जो इंसेक्ट्स होते हैं या जो बर्ड्स होते हैं, पंछी होते हैं, वो फ्लावर की ओर अट्रैक्ट होते हैं, फूल की ओर क्या होते हैं? अक्सर वो अट्रैक्ट होते हैं। आखिर फूल की ओर वो अट्रैक्ट क्यों होते हैं? ड्यू टू कोरोला। कोरोला क्या है? वो सेकंड पार्ट ऑफ द फ्लावर है। कैलिक्स इज द आउटरमोस्ट, सबसे बाहरी वाला पार्ट। उसके बाद जो पार्ट आता है दैट इज कोरोला। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, आपको अभी हम दिखाते हैं। दिस इज कोरोला। दिस इज, ये जो कलरफुल पार्ट है, दिस इज कोरोला। तो सेकंड मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज जनरली ब्राइट इन कलर, जो कि जनरली ब्राइट इन कलर में, जनरली कलर में कैसा होता है? ब्राइट होता है। ड्यू टू विच पॉलिनेटर्स लाइक बर्ड्स, इंसेक्ट्स अट्रैक्ट टुवर्ड्स इट। जिसके कारण बर्ड्स, इंसेक्ट्स इन इसके तरफ, फूल की तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। अब हमने यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया है, पॉलिनेटर्स। तो पॉलिनेटर्स क्या होते हैं? जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आप पॉलिनेटर्स समझ जाइएगा। अभी फिलहाल के लिए इतना समझिए कि पॉलिनेटर्स वो एजेंट होते हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो वर्ड्स, इंसेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेटर्स कहते हैं, क्योंकि इनका फूलों के तरफ अट्रैक्ट होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी फूलों की तरफ अट्रैक्ट होना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये फूल की ओर अट्रैक्ट होंगे तभी हमारा पॉलिनेशन होगा। अगर पॉलिनेशन होगा तभी रिप्रोडक्शन होगा। वो आगे आने जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा आप उस चीज को आप समझ जाइएगा। तो हमें भी आपको इतना समझना है कि बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को पॉलिनेटर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, बिकॉज पॉलिनेटर्स हेल्प्स इन पॉलिनेशन। ठीक है।
तो क्रोला इज द सेकंड मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज जनरली ब्राइट इन कलर, जो जनरली कलर में ब्राइट होता है, जिसके कारण हमारे जो पॉलिनेटर्स होते हैं लाइक अ बर्ड्स इंसेक्ट्स, वो फूलों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब ये क्रोला करता क्या है? इस प्रकार कैलिक्स क्या कर रहा था? तो फ्लावर के इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहा था। उसी प्रकार क्रोला क्या करता है? इट आल्सो प्रोटेक्ट द इंटरनल होल्स मीन्स क्या? पार्ट ऑफ फ्लावर व्हेन फ्लावर इज इन बर्ड कंडीशन। जब फ्लावर खिलता नहीं है, जब फ्लावर बर्ड कंडीशन में होता है, तब हमारा जो क्रोला है और जो कैलिक्स है, दोनों क्या करते हैं? हमारे इंटरनल पार्ट्स को, फ्लावर के इंटरनल पार्ट्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आई होप समझ में आया होगा। तो कैलिक्स एंड क्रोला आपको समझ में आया होगा। एंड एक नोट पॉइंट है, एक नोट पॉइंट क्या है? द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ क्रोला इज कॉल्ड पेटल्स। इज कॉल्ड पेटल्स। आप कभी देखे होंगे कि फूल में कई सारे पंखुड़ी होते हैं, ग्रीन कलर ब्राइट कलर का पंखुड़ी होता है ना, जिसको क्रोला बोलते हैं। वो कई सारे होते हैं, कई सारे क्रोला होते हैं, कई सारे ब्राइट कलर का क्रोला होते हैं फ्लावर में। नंबर ऑफ क्रोला कैन बी प्रेजेंट इन द फ्लावर and the individual unit of corolla is called petals। एक इंडिविजुअल यूनिट को क्रोला के एक इंडिविजुअल यूनिट को हम क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं। यू कैन कॉल इट पेटल्स। तो क्रोला के एक इंडिविजुअल यूनिट को क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं। आई होप कैलिक्स और क्रोला आपको समझ में आया होगा। हम थर्ड मेन पार्ट ऑफ द फ्लावर की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा थर्ड मेन पार्ट ऑफ द फ्लावर है, दैट इज एंड्रोसियम। इस एंड्रोसियम को समझते हैं। एंड्रोसियम, तो एंड्रोसियम, द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इज कॉल्ड स्टेमन। द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इज कॉल्ड स्टेमन। आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा, हम आपको समझाते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर से। देखिए, ये जो एंथर है, एंथर जिस ट्यूब से कनेक्टेड है, इसको क्या कहते हैं? फिलामेंट। इसको क्या कहते हैं? फिलामेंट। ठीक है। तो एंथर और फिलामेंट को ही क्या कहते हैं? स्टेमन कहा जाता है। एंथर और फिलामेंट को क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। और स्टेमन को ही एंड्रोसियम कहते हैं। स्टेमन को ही क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। अब समझिएगा, अब किसी फ्लावर में एक ही ऐसा थोड़ी होगा, एक ही इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होगा, कई सारे स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टेमन। द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इज नोन एज स्टेमन। ठीक है। तो कई सारे होंगे, कई सारे ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, कई सारे, एक फ्लावर में कई सारे होंगे। एक को हम क्या कहेंगे? स्टेमन कहेंगे। और स्टेमन को ही क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। ठीक है। समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा। ठीक है। चलिए उसको हम आपको देख लेते हैं एक बार। तो द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इज कॉल्ड स्टेमन। एंड्रोसियम के इंडिविजुअल यूनिट को क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। अब स्टेमन को ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर कहा जाता है। यानी जो आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में लिखने के लिए आप लिख भी सकते हैं कि फ्लावर का वो कौन सा पार्ट है जिसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर कहा जाता है। स्टेमन को क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, हम आपको समझाते हैं। चलिए फिगर से समझते हैं। तो हाँ, अभी हमने क्या समझा कि स्टेमन को क्या कहा जाता है? तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। अब देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एंथर। इस एंथर में क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं। इस एंथर के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन्स होते हैं। और इस पोलन ग्रेन्स में मेल सेक्स सेल होता है। ठीक है।
क्या होता है, मेल सेक्स सेल यानी मेल सेक्स गैमेट होता है, ठीक है। इस एंथर में, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं और पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है, एक मेल सेक्स सेल होता है। इसीलिए स्टेमन को क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर कहा जाता है, ठीक है। इसलिए स्टेमन को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर कहा जाता है, ठीक है। द सिंगल स्टेमन इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। ये जो सिंगल स्टेमन जो होता है 2 पार्ट से मिलकर बनता है। एक हमारा होता है फिलामेंट और एक होता है हमारा एंथर। हमने अभी समझा एंथर क्या होता है, सबसे टिप पोर्शन, सबसे टिप पोर्शन को क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। और एंथर जिस थ्रेड से या जिस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है उसको क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। नोट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इस नोट को हम समझते हैं। सॉरी, दिस इज ओके नो, चलिए। तो एंथर कंटेन्स पाउडरी पार्टिकल्स विच इज कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। एंड पोलन ग्रेन्स कंटेन मेल गैमेट्स। और इस पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट्स होता है। मेल गैमेट बोलिए या मेल सेक्स सेल बोलिए या मेल जर्म सेल बोलिए, ये सारे के सारे सेम मीनिंग देते हैं, ये सारे के सारे सेम होते हैं, ठीक है। तो एंथर कंटेन्स पाउडरी पार्टिकल विच इज कॉल्ड पोलन ग्रेन्स and the pollen grains contain male gametes which is known as male sex cell या male germ cell, ठीक है। अब हम लोग फोर्थ मेन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर की ओर बढ़ते हैं एंड दैट इज आवर गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या होता है हमारा, तो द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज कॉल्ड कार्पेल या पिस्टिल। एक इंडिविजुअल यूनिट को, गाइनोसियम के एक इंडिविजुअल यूनिट को कार्पेल या पिस्टिल कहा जाता है। कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पार्ट ऑफ द फ्लावर। कार्पेल या पिस्टिल को क्या कहा जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है फ्लावर के। एंड ईच कार्पेल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। प्रत्येक कार्पेल 3 पार्ट से मिलकर बनता है। एक स्टिग्मा हो गया, एक स्टाइल हो गया, एक ओवरी होता है। इस चीज को हम फिगर समझते हैं। नाउ चलिए इस फिगर को समझते हैं, फिगर से समझते हैं। कार्पेल गाइनोसियम, तो एक हमारा स्टिग्मा हुआ, ये जो स्ट्रक्चर है सबसे, ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको क्या कहते हैं, स्टिग्मा। टॉप पार्ट को क्या कहते हैं, स्टिग्मा। मिडिल पोर्शन को क्या कहते हैं, दिस मिडिल पोर्शन इज नोन एज स्टाइल। एंड इस फूले हुए पार्ट को क्या कहते हैं, ओवरी। दिस इज ओवरी। ये तीनों मिलकर क्या बनाता है, पिस्टिल। पिस्टिल बोलिए या कार्पेल, पिस्टिल और कार्पेल दोनों सेम, बोथ आर सेम। आप चाहे पिस्टिल बोलिए या कार्पेल बोलिए, ठीक है। इसी चीज को क्या कहते हैं, गाइनोसियम। यानी गाइनोसियम के एक इंडिविजुअल यूनिट को, अब ऐसे ऐसे कई सारे गाइनोसियम के एक इंडिविजुअल यूनिट को हम क्या कहेंगे, पिस्टिल या कार्पेल कहेंगे, ठीक है। Each carpel या each pistil is made up of 3 parts: stigma, style and third is ovary। ये 3 पार्ट से मिलकर बनता है। अब इस पिस्टिल को या कार्पेल को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर क्यों कहा जाता है, इस चीज को हम समझते हैं। तो ओवरी के अंदर आप इस ओवरी, ये जो फूला हुआ पार्ट है, ये जो फूला हुआ पार्ट है इस ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ओव्यूल। क्या कहते हैं, ओव्यूल। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ओव्यूल। डोंट बी कंफ्यूज, ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जैसे कि आप देख रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं, ओव्यूल। और इस ओव्यूल के अंदर क्या होता है, फीमेल सेक्स गैमेट या फीमेल सेक्स सेल या फीमेल जर्म सेल, ठीक है, जिसको एग या ओवम कहते हैं, इसके अंदर होता है। ओवरी के ओव्यूल के अंदर एग होता है, एग, जिसको फीमेल सेक्स सेल कहते हैं, फीमेल जर्म सेल कहते हैं या फीमेल गैमेट कहते हैं।
इसी ओवरी के ओव्यूल में होता है, इसीलिए कार्पेल या पिस्टिल को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज कॉल्ड कार्पेल या पिस्टिल। गाइनोसियम के एक इंडिविजुअल यूनिट को कार्पेल या पिस्टिल कहा जाता है। कार्पेल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। कार्पेल या पिस्टिल को फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। ईच कार्पेल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। प्रत्येक कार्पेल 3 पार्ट से मिलकर बनता है। स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया और ओवरी होगा। द बेसल स्वेलन पार्ट, द बेसल स्वेलन पोर्शन ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड ओवरी। फूले हुए पार्ट को, कार्पेल के जो फूला हुआ पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। एंड नैरो स्टॉक लाइक मिडिल पोर्शन ऑफ द कार्पेल इज कॉल्ड स्टाइल। कार्पेल का जो मिडिल पोर्शन होता है, जो स्टॉक लाइक होता है, जिसको हम कहते हैं स्टाइल। एंड द टॉप पोर्शन ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड स्टिग्मा। कार्पेल का जो टॉप पोर्शन होता है जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्टिग्मा कैसा होता है? स्टिकी। स्टिग्मा इज स्टिकी। स्टिकी होना भी खुद में एक इम्पॉर्टेंट चीज है। यानी स्टिग्मा अगर स्टिग्मा स्टिकी नहीं होगा तो क्या हो सकता है, ये अभी हम आपको समझाते हैं। तो अभी इतना याद रखिए कि स्टिग्मा स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, ठीक है। एंड ओवरी कंटेन्स, एक नोट पॉइंट है, ओवरी कंटेन्स मेनी चैम्बर्स। ओवरी के अंदर क्या होता है? मेनी चैम्बर्स होते हैं, मेनी स्ट्रक्चर्स होते हैं। अभी हमने आपको बताया कि ओवरी के अंदर कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी स्ट्रक्चर हो सकता है। ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहते हैं? ओव्यूल। अब ओव्यूल एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। इस चीज को आप ध्यान से सुनिए। ओवरी में ओव्यूल एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके ओवरी के ओव्यूल जिनके ओवरी में एक ओव्यूल होता है। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके ओवरी में कई सारे ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। ओवरी कंटेन्स मेनी चैम्बर्स। ओवरी में कई सारे चैम्बर्स होते हैं। दिस इज कॉल्ड ओव्यूल, जिसको हम क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। एंड दिस ओव्यूल कंटेन्स एग सेल। इसी ओव्यूल के अंदर क्या होता है? फीमेल गैमेट्स या फीमेल जर्म सेल या फीमेल सेक्स सेल होता है, या एग जिसको ओम कहते हैं होता है इसी ओवरी के ओव्यूल में। दिस इज ऑल अबाउट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ए कंप्लीट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर था। अब हम लोग समझेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जिन प्लांट्स में फ्लावर्स आते हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो चलिए इस चीज को समझते हैं। तो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीट्स इन 4 स्टेजेस। फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। वो 4 स्टेज क्या क्या है? तो पहला हमारा पॉलिनेशन है, सेकेंड हमारा फर्टिलाइजेशन है, थर्ड हमारा फॉर्मेशन ऑफ सीड्स है, एंड द फोर्थ इज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। तो 4 स्टेज में हमारा रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में कंप्लीट हो जाता है। वन बाई वन हर एक स्टेज को समझेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सीड कैसे होता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड कैसे होता है, इस चीज को हम समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन से। तो पॉलिनेशन को हम समझते हैं फिगर से आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। चलिए फिगर देखने आप। इस फिगर का जो एंथर है, एंथर में क्या है? मेल सेक्स सेल। और स्टिग्मा के और ओव्यूल में क्या है? ओव्यूल में है फीमेल सेक्स सेल या ओवम या एग, इसको फीमेल गैमेट्स कहते हैं। तो पोलन ग्रेन्स, एंथर के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन्स। तो द मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, यानी एंथर से
पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक जाना ही कहलाता है पॉलिनेशन। क्या समझे आप? एंथर से पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक जाना ही क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। ठीक है, क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। समझ में आया होगा। ठीक है, अब पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं। पॉलिनेशन कितने तरह के होते हैं? दो तरह का। एक होता है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, हम वन बाय वन समझेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो द मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स, अभी हम समझ रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? तो द मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स, द मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा in a same flower is called pollination, is called pollination। तो अगर एक फ्लावर, अभी हमने समझे, अभी क्या समझे हम कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, लेकिन कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें दोनों होता है, मेल वाला पार्ट भी और फीमेल वाला पार्ट भी। तो अगर सेम फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक अगर पॉलन ग्रेन्स का मूवमेंट होता है, फ्लावर सेम है और सेम फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स का मूवमेंट होता है, इसी मूवमेंट को क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी इस नोट पॉइंट को अभी हम अभी छोड़ देते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन को समझाने के बाद हम आपको इस नोट पॉइंट का मीनिंग समझाएंगे, इसका मतलब क्या होता है, इस नोट पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो सेम फ्लावर के अगर एंथर से स्टिग्मा तक अगर पॉलन ग्रेन्स का मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? तो द मूवमेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? तो द मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स, द मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर to the stigma of another flower is called pollination, is called pollination। Sorry, there is a mistake। The movement of pollen grains from anther of flower to a stigma of another flower is called cross pollination। अगर pollen grains का मूवमेंट फ्लावर के एंथर से किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक हो रहा है, यानी एक प्लांट है जिसमें कई सारे फ्लावर्स हैं, कई सारे फ्लावर्स हैं, एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर पॉलन ग्रेन्स का मूवमेंट होता है तो ऐसे पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ठीक है, अब आप लोग बताइए कि हमने अभी ये बताया था आपको कि दो तरह का फ्लावर्स होते हैं, एक हमारा होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर और एक होता है हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो आपको बताना है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में कौन सा पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन या दोनों होगा। क्या आपको क्या बताना है कि फ्लावर दो तरह के होते हैं, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होगा कि क्रॉस पॉलिनेशन होगा? तो बाइसेक्सुअल फ्लावर किसको कहते हैं? जिनमें दोनों पार्ट, दोनों ऑर्गन हो, मेल वाला भी और फीमेल वाला भी। तो अगर एक ही फ्लावर में दोनों वाला पार्ट है तो सेल्फ पॉलिनेशन तो होगा ही, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन का डिफरेंशन क्या है कि सेम फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक अगर पॉलन ग्रेन्स का मूवमेंट होता है, ऐसे पॉलिनेशन को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन ओनली अकर्स इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, सेल्फ पॉलिनेशन केवल बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है। क्या बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन भी होगा? एकदम होगा। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों होता है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। ठीक है, अब क्रॉस, तो आपको क्या याद रखना है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों होता है, सेल्फ पॉलिनेशन भी और क्रॉस पॉलिनेशन भी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होता है
कि क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर किन फ्लावर को कहते हैं? जिनमें मेल वाला पार्ट हो और फीमेल वाला पार्ट हो, या तो मेल वाला पार्ट या तो फीमेल वाला पार्ट। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन का डिफरेंस क्या होता है कि सेम फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक अगर पोलन ग्रेन्स का मूवमेंट होता है तो ऐसे पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर उन फ्लावर्स को कहते हैं जिनमें या तो एक ऑर्गन होगा, या तो मेल वाला होगा या तो फीमेल वाला होगा। तो दोनों तो है ही नहीं, दोनों तो है ही नहीं सेम फ्लावर में। तो सेम फ्लावर में अगर दोनों ऑर्गन नहीं है तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। किसमें? यूनिसेक्सुअल फ्लावर में। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कैसा पॉलिनेशन होगा? तो क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स occurs in both bisexual and unisexual flower. Sorry, there is a mistake in this sentence. Wait a minute. इसको ये नहीं होगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन occurs in unisexual flower. Cross pollination occurs only in unisexual flower. तो क्रॉस पॉलिनेशन सिर्फ किस में होगा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर में तो हो ही नहीं सकता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? तो क्रॉस पॉलिनेशन सिर्फ किस में होगा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होगा। ठीक है, नाउ द एजेंट्स विच हेल्प्स इन पॉलिनेशन इज कॉल्ड पॉलिनेटिंग एजेंट। अभी हमने आपको बताया था कि वो एजेंट जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं उनको पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। या एंड पॉलिनेटिंग एजेंट्स में भी विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, इंसेक्ट्स हो सकता है, वर्ड्स हो सकता है। तो इन तो हमको अभी हमने आपको क्या बताया था? पॉलिनेटर्स क्या होते हैं? पॉलिनेटर्स पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता, अगर इस चीज आपको, ये तो बात सही है कि आखिर पॉलन ग्रेन्स एंथ्रेस से स्टिग्मा तक कैसे जाएगा? कोई ना कोई उसको ले जाएगा तभी तो जाएगा। तो ले जाने वाले कौन है? या तो एंथर से पॉलन ग्रेन्स का मूवमेंट स्टिग्मा तक या तो विंड से हो सकता है, हवा से, हवा चली, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स काफी जो एंथर लूजली बॉन्ड होता है, यानी एंथर में जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो लूजली बॉन्ड होता है। हल्का हल्का सा भी हवा चलता है वो उड़ के विंड की वजह से उड़ के कहाँ तक चल जाता है? स्टिग्मा तक। और स्टिग्मा पर जाकर वो जैसे गिरता है वो चिपक जाता है। क्योंकि स्टिग्मा कैसा होता है? स्टिकी। क्योंकि वो अगर स्टिकी नहीं होगा तो वो हवा हल्का से भी चलेगा तो उसको उड़ा के ले जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए स्टिग्मा को क्या भगवान ने क्या या नेचर ने कैसा बनाया है? स्टिकी बनाया है, ताकि जब एंथर से पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आए तो हवा की वजह से उड़ के कहीं ना जाए और पॉलिनेशन हो सके। पॉलिनेशन होगा तभी तो रिप्रोडक्शन होगा। अभी हमको रिप्रोडक्शन डिटेल में समझाएंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इसके बाद हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि आखिर रिप्रोडक्शन कैसे होता है फ्लावर में। ठीक है, ठीक है। तो विंड, वाटर, इंसेक्ट्स ये सब क्या है? पॉलिनेटिंग एजेंट है, यानी ये सारे के सारे क्या करते हैं? पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा पॉलिनेशन। क्या था हमारा? ये पॉलिनेशन फर्स्ट स्टेज। एंड द सेकंड स्टेज इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जाइगोट का बनना, जाइगोट कैसे बनता है? जब मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल जब आपस में मिलते हैं तो मिलके क्या बनाते हैं? जाइगोट। समझिए, फिगर से समझते हैं इस चीज को कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। एंथर में क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स। ये पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेशन की वजह से कहाँ जाएंगे?
स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे जाके क्या हो जाएंगे, स्टिग्मा पे जाकर चिपक जाएंगे। जैसे ही चिपकेंगे तो पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर चिपकने के बाद वर्स्ट करते हैं, फूट जाते हैं। और जैसे ही फूटते हैं उससे क्या निकलता है, एक ट्यूब निकलता है, उससे एक ट्यूब निकलता है। और ये ट्यूब कहाँ तक जाता है, ओव्यूल तक, स्टाइल से होते हुए कहाँ तक जाता है, ओव्यूल तक जाता है। और उस ट्यूब से पॉलन ग्रेन्स के अंदर जो मेल सेक्स सेल है उस ट्यूब से होते हुए कहाँ तक आता है, ओव्यूल में। ओव्यूल में जो बैठा हुआ है एग या ओवम उसके साथ फ्यूज कर जाता है। और जैसे ही फ्यूज करता है जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। जाइगोट को हम फर्टिलाइज एग भी कहते हैं। और एक सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल, ठीक है। जाइगोट क्या है, सिंगल सेल, ठीक है। और इसी को हम फर्टिलाइज एग भी कहते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो जाइगोट का बनना, जाइगोट का बनना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। और जाइगोट कैसे बनता है, बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब मेल गैमेट और फीमेल सेक्स गैमेट ओव्यूल में मिलते हैं, क्योंकि फीमेल वाला ओवम तो कहीं नहीं जाता है, मेल सेक्स गैमेट चल के कहाँ तक आता है, ओव्यूल तक। ओव्यूल में किसके साथ फ्यूज करता है, एग के साथ, और क्या बनाता है, जाइगोट। जाइगोट को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ओव्यूल ऑफ फ्लावर। फ्लावर के ओव्यूल में ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्योंकि फ्लावर के तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ओव्यूल ऑफ फ्लावर। फ्लावर के ओव्यूल में ही फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि मेल गैमेट्स चल के कहाँ तक आता है, ओव्यूल तक। ओव्यूल में तो एग होता ही है, ओवम होता ही है, उसके साथ फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। और जाइगोट को हम फर्टिलाइज एग भी कहते हैं, ठीक है। और सिंगल सेल होता है। कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, तो जो थर्ड स्टेज था, थर्ड स्टेज क्या था हमारा, फॉर्मेशन ऑफ सीड, ठीक है। चलिए इस चीज को समझते हैं, फिगर से समझते हैं। अब जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन ओव्यूल में होता है, फ्लावर के ओव्यूल में होता है, वो जाइगोट वो फर्टिलाइज एग धीरे धीरे डिवाइड करता है। यानी उसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। और धीरे धीरे उसमें नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा तो उसका साइज भी बढ़ता है। तो धीरे धीरे वो जाइगोट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में, ठीक है। और फर्दर एम्ब्रियो में जब सेल डिवीजन होता है वो किस में चेंज हो जाता है, सीड में, ठीक है। तो इस चीज को समझिएगा कि जाइगोट के बनने के बाद जाइगोट में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। और सेल डिवीजन की वजह से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके कारण उसका साइज बढ़ जाता है, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। और फर्दर वो एम्ब्रियो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीड में, ठीक है। तो यही चीज आपको तो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है कि ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट। आप जो फ्रूट खाते हैं, मैंगो, एप्पल, वो फ्लावर, आप जो फ्रूट खाते हैं एप्पल या मैंगो, तो पहले क्या था, फ्लावर था। वो फ्लावर का ओवरी किस में चेंज हुआ है, फ्रूट में। उस फ्लावर का ओवरी किस में चेंज हुआ है, फ्रूट में। और जो फर्स्टली जाइगोट चेंज इनटू एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो चेंज इनटू सीड। अब जाइगोट जैसे ही ओवरी के ओव्यूल में बनता है तो सीड, जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या बन जाता है, वो सीड। तो हम जो मैंगो खाते हैं जो उसमें सीड होता है, वो सीड है क्या, वो सीड एम्ब्रियो है। वो एम्ब्रियो किस में चेंज हो गया है, सीड में, ठीक है। और ओव्यूल चेंजेस इनटू आउटर कवरिंग लेयर ऑफ सीड। आप सीड के ऊपर जो आप देखते हैं आउटर कवरिंग लेयर
वो क्या होता है, ओव्यूल होता है। ओव्यूल ही किसमें चेंज हो जाता है, तो आउटर कवरिंग लेयर ऑफ सीड, सीड के ऊपर जो आउटर कवरिंग लेयर होता है वो क्या है, ओव्यूल है। ओव्यूल ही चेंज हो गया है आउटर कवरिंग लेयर ऑफ द सीड में, ठीक है। और बाकी जितने पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे झड़ जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। वो सारे सारे मर जाते हैं और झड़ जाते हैं। इसीलिए कैलिक्स और कोरोला को नॉन इसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर कहते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करते हैं लेकिन इनडायरेक्टली करते हैं। आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें एक ही सीड होता है और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें कई सारे सीड्स होते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, आखिर ऐसा क्यों होता है। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें सिंगल सीड होता है और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें कई सारे सीड्स होते हैं। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मोटिवेशन अप टू लेवल मेंटेन रहे और नए नए वीडियो लेक्चर लेकर हम आपके लिए लेते आए। और हम ये कोशिश करते हैं कि चीज़ों को बहुत ही ईजिली तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं और हमेशा समझाने की कोशिश करते रहेंगे। तब तक आप मेरे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि हर एक विद्यार्थी को स्टूडेंट को इस वीडियो का लाभ मिलते रहे। तब तक स्टे हेल्दी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।